एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारी इस इंग्लिश क्लास में। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी जिसमें मैंने आपको कुछ करियर ऑप्शंस बताए थे, उसके अलावा आंसर्स कैसे लिख सकते हैं हम इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो मैंने देखा था कि कुछ कमेंट्स आए थे वहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जाहिर कर रहे थे बच्चे कि मैम हमें ना स्पोकन इंग्लिश सीखनी है और इंग्लिश में कुछ वर्ड मीनिंग्स हमें नहीं पता होते। तो मैंने सोचा कि कितना बढ़िया रहेगा ना अगर हम लोग बीच बीच में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग सेशंस लेकर आते रहेंगे, जिससे आपकी इंग्लिश ही नहीं, मतलब कि इंग्लिश से मेरा मतलब है स्पोकन इंग्लिश ही बेहतर नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको ये आंसर राइटिंग में भी मदद करने वाला है। आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, 10 इंग्लिश वर्ड्स यू कैन यूज डेली। आप डेली बेसिस पे इन इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वीडियो आज आपके लिए स्पेशली ऑन योर डिमांड में लेकर के आई हूँ। अब यहाँ पर मैं ना कुछ एक चीज़ें बताना चाहती हूँ कि बेटा देखो, इंग्लिश सीखना एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है कि ना निरंतर चलते रहना चाहिए, मतलब इसमें ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इंग्लिश सीखने में अगर आप सबसे पहले ये चीज़ सोच रहे हो, कोई भी, अगर कोई बच्चा बैठ के देख रहा है वीडियो या कोई बड़ा इंसान बैठ करके देख रहा है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर तुम सोच रहे हो कि रातों रात आ जाएगी, नहीं हो सकता। अगर तुम सोच रहे हो बस अड्डे पे बिकने वाली किसी किताब को खरीदूंगा मैं जिसके अंदर लिखा रहेगा कि 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, वो भी नहीं होता है। आपको वो कुछ शब्द बता देंगे, जैसे शब्द मैं बताने वाली हूँ, वो आपको कुछ चीज़ें बता देंगे, लेकिन इट्स अप टू यू। अब आप कर क्या सकते हो, अगर आप बहुत ही बेसिक से सीख रहे हो, कोई एक बहुत ही मतलब अभी एक क्या बोलेंगे रुकी हो, ठीक है, अभी अभी तुम लोगों ने स्टार्ट किया है सीखना, तो आई वुड से कि आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, आपको इंग्लिश के शब्द मालूम होने चाहिए। एक भाषा जो है वो शब्दों से बनती है और शब्द अक्षरों से बनते हैं। लेटर्स तो आप जानते हो A to Z, और उसके बाद वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो अगर आप वर्ड्स जानते हो तो आप समझ सकते हो और आप उनको यूज कर सकते हो, तो आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है, इतना समझ लो। अब ये वर्ड्स जो हैं 10 ऐसे वर्ड्स हैं कि मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रही कि तुम पटर पटर ऐसे इंग्लिश में बोलने लग जाओगे कि हाय, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, ऐसे बात नहीं करोगे, ठीक है। बट सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आज जो मैं आपको 10 इंग्लिश वर्ड सिखाने वाली हूँ, इनको आप कोशिश करो कि आप हिंदी बोलते बोलते ही इन शब्दों को अपनी भाषा में इस्तेमाल करने की कोशिश करना। ये पहला कदम होता है। सीधा जंप मत कर जाओ, अगर एकदम नौसिखिया हो तो धीरे धीरे शुरुआत करो। तो पहला कदम होना चाहिए कि हिंदी में बात करते करते जिस शब्द का हमें इंग्लिश मीनिंग पता है, हम वो शब्द यूज करें। यार ये चीज कितनी ही सुंदर है, इंस्टेड ऑफ सेइंग सुंदर, मैं कह सकती हूँ यार ये चीज कितनी ब्यूटीफुल है। ये है हमारा पहला कदम। जितना इंग्लिश बोलनी आती है, जितना पता है, इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्तेमाल करने से सीखेंगे। इसी ज्ञान के बाद हम करते हैं हमारी क्लास को शुरू। सबसे पहला वर्ड जो आज आपके लिए है वो है अपीलिंग। क्या बोलेंगे हम इसको? अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है कोई चीज जब हमें बहुत ही सुंदर लगती हो, अट्रैक्टिव हो या बहुत इंटरेस्टिंग लगती हो, ठीक है, उसको हम अपीलिंग बोलते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया वर्ड है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सी चीजें होती है जो हमें बहुत ही सुंदर लगती हैं, जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। जैसे कि आप कोई मूवी देखने गए हो तो आप बोल सकते हो यार कि वो मूवी कितनी अपीलिंग थी, इंटरेस्टिंग थी। तो वहां पर दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग मूवी थी, ये बहुत ही बेसिक वर्ड्स हैं। आप इसकी जगह पे बोल सकते हो यार दैट मूवी वाज सो अपीलिंग, या फिर दैट वो मूवी बहुत ही अपीलिंग थी। हिंदी में बोल लो, लेकिन जो शब्द पता है अंग्रेजी का इस्तेमाल करो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग। तो एक सेंटेंस भी हम इसका देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट अपीलिंग थिंग्स अबाउट एलेक्स वाज हिज कॉन्फिडेंस। कि देखो, एक इंसान की पर्सनालिटी जो होती है उसमें सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज होती है उसका कॉन्फिडेंस। आप किस तरीके से बात करते हो, आपका लहजा क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो। तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि एलेक्स में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? एलेक्स में सबसे अट्रैक्टिव चीज पता है क्या है? कि वो कॉन्फिडेंस उसमें बहुत है। कॉमन सा अट्रैक्टिव बोलना, इंटरेस्टिंग बोलने की जगह हम बोल सकते हैं कि एलेक्स की जो सबसे अपीलिंग बात है वो है उसका कॉन्फिडेंस। ये रहा आपका फर्स्ट वर्ड। इसी के साथ हम आपके सेकंड वर्ड पे आएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये। इसको हम बोलते हैं इनएफेबल। क्या बोलेंगे हम इसको? इनएफेबल। तो आप एफ से शुरू करेंगे, जैसे हम एफ फॉर फिश बोलते हैं, वैसे ही एक बारी प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना। आपको इन शब्दों का मीनिंग पता होना चाहिए, आप इन शब्दों को सही प्रकार से बोल सकते हो, ये जरूरी है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में मीनिंग आपको पता होगा तभी करेक्ट वर्ड करेक्ट जगह पे यूज होगी। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान जाता है। एंड आंसर्स लिखते वक्त अगर आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में ऐसे वर्ड्स यूज करोगे तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। बाकी ये वर्ड्स आपके आंसर राइटिंग में भी मदद करेंगे। हम इसे कैसे बोलेंगे? इनएफेबल। तो इसका मतलब होता है टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स।
कोई चीज इतनी सुंदर है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम इतनी महान है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम बोले ना कि यार पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप की जो महानता है वो तो बयान नहीं की जा सकती शब्दों में, तो उसको हम इनएफेबल बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो, द ब्यूटी ऑफ अ सनसेट इज इनएफेबल। तो यहां पे यानी कि जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो आसमान इतना सुंदर हो जाता है, इतना प्यारा लगता है कि उसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं हो सकती, तो हम उसको इनएफेबल बोल देंगे। क्लियर है? तो ये था आपका सेकंड वर्ड। इसी के साथ हम आपके थर्ड वर्ड पे आते हैं। वर्ड बड़ा ही प्यारा है, नेफेरियस। नेफेरियस क्या बोलेंगे हम इसे? नफारियस नहीं बोलेंगे क्योंकि ए लगा हुआ है, तो बहुत स्टूडेंट सोचते हैं नफारियस। नो, नफारियस इज रॉन्ग, हम ए करके बोलते हैं। नफेरियस क्या बोलेंगे? एक बारी साथ में रिपीट करो, नफेरियस। अब नफेरियस जितना क्यूट वर्ड है बोलने में, उसका मीनिंग है क्रिमिनल या एक्सट्रीमली बैड, या तो कोई ऐसी क्रिमिनल एक्ट या फिर कोई बहुत ही बुरी चीज को हम नेफेरियस बोलते हैं। देखो, मेनी ऑफ द स्पाइज हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन मर्डर, ब्लैकमेल और अदर नेफेरियस एक्टिविटीज। के बहुत से जो स्पाइज होते हैं यानी कि जासूस, जग्गा जासूस और जेम्स बॉन्ड जासूस थे, हाँ जी, है ना। तो ये जो सारे होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, है ना, ये शामिल होते हैं या तो किसी कत्ल में, ब्लैकमेल में, या बाकी किसी आप कह सकते हो क्रिमिनल एक्टिविटी में, या बहुत ही बुरे बुरे कामों में। इसे हम नेफेरियस बोल सकते हैं। ठीक है, आगे सभी को समझ में? कोई भी एक्ट अगर आप बोलो कि वो बहुत ही बुरा था यार, उसने जो किया दैट वाज एक्सट्रीमली बैड, उसने वो जो काम किया वो तो बहुत ही बुरा था, उसे नहीं करना चाहिए था, तो आप बोल सकते हो यार उसने बहुत ही नेफेरियस काम किया है। हिंदी बोली लेकिन जो शब्द हमें पता है इंग्लिश का यूज किया। और ये चीज ऐसी है कि जितना इस्तेमाल करोगे तो याद रहेगी, जब आपने इस्तेमाल बंद कर दिया इसका करना, तब आप अंग्रेजी बोलना भी धीरे धीरे भूल जाओगे। ठीक है, तो यूज करते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ वर्ड है एपिफेनी। एपिफनी क्या बोलेंगे? एपीफेनी, एपिफनी। साथ में बोलो एक बारी, एपिफनी। एपिफनी हम इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है सडन, और हम बोल सकते हैं सरप्राइजिंग मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन। जब हमें अचानक से किसी चीज का एहसास होता है कि ओह अच्छा तो ये ऐसा था, तब हम उसे बोलते हैं क्या? एपिफनी। अब यहां पर मैं तुम्हारे एक चैप्टर से बताऊं, आपने लास्ट लेसन पढ़ा था, क्लास 12th होगी यहाँ पे अगर मेरे सामने, लास्ट लेसन जो हमने चैप्टर पढ़ा था, क्या हुआ था वहां पर? फ्रांस को अचानक से रियलाइज हुआ था कि ओह अच्छा तो सामने हमारे टीचर ने खास कपड़े इसलिए पहने हैं, पीछे सभी लोग क्लास में इसलिए बैठे हैं क्योंकि, और बुलेटिन बोर्ड पे भी यही खबर आई थी, क्योंकि हमारे देश में अब हम फ्रेंच नहीं बोल सकते, जर्मन बोलेंगे। तो उसे एकदम से सडन यानी कि अचानक और बहुत ही चौंका देने वाला एक एहसास एकदम से उसको हुआ था, कोई बात उसे रियलाइज हो गई थी, तो उसे हम एपिफनी बोलेंगे, एपिफनी। ठीक है, तो वो होता है कि आपको किसी चीज का एकदम चौंका देने वाला कभी एहसास हो, या आपको कोई चीज एकदम से समझ में आ जाए कि अच्छा ये माजरा है, तब हम एपिफनी बोलते हैं। सो इन द फर्स्ट ग्रेड की पहली कक्षा में, पहली क्लास में, I experienced an epiphany that girls were always treated differently than boys. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहली क्लास में मुझे अचानक से ये चीज़ का एहसास हुआ कि लड़कियों को लड़कों से अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब लड़कों को ज़्यादा टफ मानते हैं, लड़कियों को बोलते हैं डॉल्स के साथ खेलो, लड़कों को बोलते हैं फुटबॉल खेलो। तो ऐसा फर्स्ट क्लास में एकदम से सडन रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे? एकदम सडन, अचानक से एहसास हुआ, एकदम से समझ में आई बातें, तो एपिफनी। क्लियर? ओके, चलिए फिफ्थ वर्ड है हमारा, ये बहुत ही क्यूट प्यारा सा वर्ड है, एंगस्ट। इसमें एंगस्ट नहीं, जो कि बहुत से बोलते हैं एंजिस्ट नहीं, एंगस्ट। एक हल्का सा ग का आएगा साउंड, आपकी जो टंग है वो ऊपर आपके आप ये जो आपका ऊपर का जॉ है ना, उसकी तरफ टच होगी, लेकिन आप पूरा ग की साउंड नहीं निकालोगे, एंगस्ट। ठीक है, एंगस्ट ऐसा करके हम बोलेंगे। सो अ फीलिंग ऑफ ग्रेट वरी अबाउट अ सिचुएशन और अबाउट योर लाइफ। जब अचानक से हमें समझ में आता है ना, रात के 3 बजे जब अचानक से ऐसे धक्का लगता है कि यार मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, टेंशन सी हो जाती है कि भाई कल से पढ़ना चालू करना पड़ेगा, वरना ये तो टाइम ऐसे ही बीतता जा रहा है, 12वीं में नंबर भी नहीं आएंगे, सब मजाक बनाएंगे। तो ये अचानक से एक फीलिंग आती है ना, जिसमें में बहुत टेंशन सी हो जाती है, एकदम ही हंसते हंसते एकदम खेलते खेलते अचानक से एहसास हुआ कि ओह ये क्या चल रहा है जिंदगी में, सब कुछ जो है मेरे कंट्रोल के बाहर है, अब तो संभालना पड़ेगा। या फिर आप जिंदगी को लेकर के टेंशन में आ जाते हो, किसी भी चीज़ को लेकर के जब अचानक से एक टेंशन का माहौल आपके अंदर आ जाता है ना, फीलिंग आ जाती है, उसे हम एंगस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो होता है कई बारी
कि हम जब हमारे एग्जाम्स आ रहे होते हैं तो या तो हमें एकदम से होता है ना सडन एक वरी वाली चिंतित हो जाते हैं हम, टेंशन वाली फीलिंग आ जाती है कि यार टाइम निकल रहा है, मैंने तो अभी कुछ पढ़ना भी स्टार्ट नहीं किया, मुझे पढ़ लेना चाहिए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हमें लगता है कॉलेज वगैरह में कि यार अब जॉब ढूंढनी चालू कर देनी चाहिए, काफ़ी टाइम बीत गया। तो वो उस फीलिंग को हम एंग्स्ट बोलते हैं। देखो, मैनी किड्स सफ़र फ्रॉम एक्ने एंड एंग्स्ट। अब क्या होता है टीनेज ईयर्स में जब हम होते हैं, है ना, जब हम 12वीं से 13, 14, 15, 13, 14, 15 टीनेज में ऐसे एज में होते हैं, तब बहुत से चेंजेस आते हैं हमारे माइंड में, हमारे फिजिकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस आते हैं। तो क्या होता है चेहरे पे कभी कभी दाने निकल आते हैं, एक्ने, और एक ऐसी टेंशन की वरी फीलिंग, कोई कुछ सोचते हैं कि यार मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, है ना, तो उसकी टेंशन होने लग जाती है, जिंदगी को लेकर के टेंशन होने लग जाती है कि क्या चल रहा है ना। तो वो अलग अलग एक वरीसम मतलब आपको परेशान कर देने वाली, टेंशन में डाल देने वाली जो फीलिंग आती है ना किसी चीज को लेकर या जिंदगी को लेकर, आपकी जिंदगी को लेकर, वो एंग्स्ट होता है। सो दिस इज योर 5th वर्ड। ठीक है, आई होप यहाँ तक बढ़िया चल रहा है। और हाँ, सो अगर आपके पास कोई बहुत ही मज़ेदार बढ़िया सा वर्ड है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर तुम लोगों की इंग्लिश को लेकर के कुछ और भी डिमांड है, कुछ और भी तुम लोग इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहते हो, तो वो भी शेयर करना। हमारे पास काफ़ी टाइम है, सिलेबस तो हम कवर करेंगे, साथ में अपन कोई फन सेशन भी रखा करेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ कि आप लोगों को इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कोई ना कोई एक सेंटेंस बना करके कॉमेंट में ज़रूर लिखना है, मुझे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। सो एक फन एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, चलो। सो हमारा वर्ड नंबर 6 है यूफोरिया। क्या बोलेंगे? यूफोरिया। इसमें सीधा यू बोलते हैं, यू नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ई लिखा है। दैट डजंट मीन कि आप ई यू बोलोगे। यू, य से यमराज वाला य, ऊ की मात्रा यू। यूफोरिया। यूफोरिया मतलब जब हम एकदम से बहुत खुश होते हैं, हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट, खुशी, आनंद एकदम से आता है, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलता है, छोटे समय के लिए, है ना। जैसे आपको पता चल जाए कि एग्जाम्स कैंसिल, ओ एकदम से खुशी फील होती है कि भाई आज तो तेरा भाई आसमान में, अलग ही लेवल की खुशी है, समथिंग लाइक दैट। यूफोरिया एक स्थिति होती है हमारे दिमाग की, हमारी एक इमोशनल स्टेट होती है जब आप बहुत खुश होते हो, है ना। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये। व्हेन यू आर हैप्पी, आप खुश हो तो आप बोलोगे मैं हैप्पी हूं। आप सैड हो तो आप बोलोगे कि हाँ यार मैं उदास हूं, ठीक है तो मैं सैड हूं। ये एक एक्सट्रीम इमोशन है। जब आप बहुत ही पीक लेवल पे होते हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ये। जब आप पीक लेवल पे खुश होते हो किसी चीज को लेकर के, आप बहुत एक्साइटेड होते हो, दैट यूजुअली लास्ट ओनली अ स्ट्रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ज्यादा लंबा नहीं, थोड़े समय पे, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। थोड़े समय के लिए होती है बट बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इसे यूफोरिया बोलते हैं। पिक्चर देख रही है पीछे, आपको दिख रही है यहाँ पर, ये इंसान जो ऐसे बढ़िया खुश हो रहा है ना। So he is very happy about something, he is very excited about something, but this excitement or happiness is not going to last for a long period of time, it is just momentarily। ठीक है, ऐसे momentarily जो है वो लास्ट करने वाली है, क्षणिक, थोड़ी देर की है। So इसे हम यूफोरिया बोलते हैं। ओके, सो इसके बाद हमारा जो 7th वर्ड आता है वो है चेरिश। चेरिश एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत कॉमन है, हम काफ़ी बारी मैंने स्टूडेंट्स को यूज़ करते हुए देखा है, बट मैंने इसको इतना ऑफनली यूज़ होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, कि बच्चे से बहुत ऑफनली यूज़ करते हो, यूज़ नहीं करते हैं, बट इसका मीनिंग देखो, टू लव समवन और समथिंग वेरी मच एंड वांट इट टू प्रोटेक्ट देम और इट, एंड वांट टू, ईडी नहीं आएगा, एंड वांट टू प्रोटेक्ट देम और इट। इसका मतलब है किसी चीज़ को संजो करके रखना। बहुत ही आपको कोई चीज़ या कोई व्यक्ति इतना ज़्यादा प्यारा है कि आप उसे संजो करके रखना चाहते हो हमेशा के लिए, उसे हम चेरिश कहते हैं। हम कहते हैं ना कि सुनो, ये जब बचपन है इसको खुल करके जियो, क्योंकि बाद में जाकर के आप इसी समय को याद करोगे। तो अभी परेशानियों से फ्री रहो और परेशान मत हो, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो हम क्या बोलते हैं कि अपने चाइल्डहुड को चेरिश करो। चेरिश यानी कि प्यार करो, एंजॉय करो, संजो करके रखो, क्योंकि लाइफ टाइम आप उसी मोमेंट को याद करोगे, बचपन को ही, तो उसको हम चेरिश करना बोलते हैं। देखिए आप यहाँ पर एक सेंटेंस है, योर वेडिंग डे विल बी मेमोरेबल एंड ब्यूटिफुल, समथिंग यू विल ऑलवेज चेरिश। कह रहे हैं कि तुम्हारा जो शादी का दिन होगा वो सबसे सुंदर दिन होगा और सबसे यादगार दिन होगा, एक ऐसा दिन जिसको तुम जिंदगी भर याद करोगे और सोच करके उसके बारे में खुश होगे, उसे संजो करके रखोगे। ऐसे ही हम बचपन के बारे में बोलते हैं कि चाइल्डहुड जो है वो सबसे ज़्यादा प्यारा फेज होता है हमारी ज़िंदगी का, जिसको हम लाइफ टाइम चेरिश करते हैं। लाइफ टाइम चेरिश यानी कि संजो करके रखते हैं, याद करके खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं उस मोमेंट को, सोच सोच के हमें अच्छा लगता है। सो चेरिश का मतलब ये होता है। ये था हमारा 7th वर्ड। अब इसी के साथ हम 8th वर्ड पे आएंगे, एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए, चलते रहने वाला। इन्फिनिटी हम बोलते हैं ना जैसे, तो वो हमेशा चलते रहने वाला, कभी ना खत्म होने वाला, लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ठीक है, टाइम विदाउट एंड, ऐसा समय जो कभी खत्म ही नहीं होता। हम बोलते हैं ना माँ का प्यार कैसा होता है, इट लास्ट फॉर एन एटर्निटी। कि मम्मी का प्यार ऐसा है कि तुम चाहे 6 महीने के हो, फिर चाहे तुम 60 साल के हो, प्यार तो वो उतना ही करेंगी। तो वो प्यार क्या होता है, वो हमेशा चलता है, वो कभी गायब नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होता, है कि नहीं। अब चाहे तुम लोग बहुत अच्छे इंसान बन जाओ, तुम्हारी माँ भी तुमको उतना प्यार करेगी। अब चाहे क्रिमिनल होगा, उसकी माँ भी उसको उतना ही प्यार कर देगी, क्योंकि उसके लिए तो वो बेटा ही है उसका। तो हम बोलते हैं ना, ये जो ऐसी चीजें हैं ये इटर्निटी के लिए होती है, कि कभी खत्म नहीं होती। ये जब समय का खत्म होगा ना, तभी ये खत्म होंगे, और समय तो कभी खत्म नहीं होने वाला। सो लास्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। गॉड विल लिव फॉर ऑल एटर्निटी, ये कह रहे भगवान तो एटर्निटी तक जिएंगे। एटर्निटी मीन्स जो कभी खत्म ही ना हो, अनंत काल तक जीते चले जाएंगे, तो भगवान तो रहेंगे। सो इसका मतलब होता है ये, ठीक है, एटर्निटी। 8th वर्ड, आई होप समझ में आ रहा होगा। सो क्विकली हम 9th वर्ड पे आते हैं। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है और मुझे काफी पसंद है ये। इसको हम कैसे बोलेंगे, क्विंटेसेंस। एक वर्ड होता है क्विंटेसेंशियल, है ना, वो काफी यूज होता है, काफी ऐसा हाई फाई वर्ड है, थोड़ा भारी भरकम है, बच्चे उसमें से टंग ट्विस्ट हो जाती है, इसमें भी हो जाती है कई बारी, जल्दी जल्दी बोलो तो मेरी भी टंग ऐसे ट्विस्ट हो जाती है, बट आप इसे बहुत ही प्यार से बोले, ऐसे टंग रोल होगी। क्विंटेसेंस, क्या बोलेंगे, क्विंटेसेंस। एक बार रिपीट करेंगे सभी मेरे साथ, क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस जब हम बोलते हैं ना कि यार ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, सटीक उदाहरण, किसी भी चीज का एकदम सटीक उदाहरण होना, किसी भी चीज का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल होने को हम क्विंटेसेंस बोलते हैं, द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। अब हम बोलते हैं ना यार सच्चाई की मूरत, किसको बोलते थे हम, यार आई फॉरगॉट दैट, अच्छा दानवीर कर्ण, है ना। चैरिटी बोले तो हम कर्ण का नाम याद करते थे, है ना। सो हम क्या बोलते थे, परफेक्ट एग्जाम्पल। राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं को बोलते थे ना हम कि यार सच्चाई की मूरत है, सिर्फ सच बोलते थे। सो हम क्या बोल सकते हैं कि वो ट्रूथ का एक सटीक उदाहरण है। जब भी आप सच्चाई की ऐसी किसी चीज की बात करो तो आपके दिमाग में एकदम राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण आ जाता है ना, तो एकदम सटीक उदाहरण है वो उस चीज का, तो हम क्या बोलते हैं, तो वो क्विंटेसेंस है। ऐसे ही आप देखो, जेक इज द क्विंटेसेंस ऑफ गुड मैनर्स, कि मतलब जेक को तुम देखोगे तो तुम्हें गुड मैनर्स याद आ जाएंगे, एकदम सटीक उदाहरण है, क्योंकि जेक इतना अच्छा इंसान है, उसमें इतने अच्छे मैनर्स हैं कि ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड मैनर्स, कि अगर गुड मैनर्स होने चाहिए तो जेक जैसे ये होता है, ठीक है, क्विंटेसेंस। आगे समझ में। या फिर देखो, जब हम कई बार बोलते हैं ना कि ताजमहल इज द क्विंटेसेंस ऑफ ब्यूटी, ऐसे बोल सकते हैं कि ताजमहल सुंदरता का एकदम सटीक उदाहरण है, कि मतलब ताजमहल और सुंदरता एकदम सिमिलर, एग्जैक्ट आपका एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं ना ताजमहल इज द क्विंटेसेंस ऑफ लव, कि प्यार का बहुत एक सटीक उदाहरण है ताजमहल, यानी कि प्यार, क्योंकि किसी ने उसको प्यार की भावना के तौर पे बनवाया था किसी के लिए, है ना, तो इस वजह से। सो क्विंटेसेंस का मतलब होता है एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। और इसी के साथ जोरों शोरों से हम लोग आते हैं हमारे 10th वर्ड पर, जो कि है प्लेथोरा। क्या बोलेंगे, प्लेथोरा। कैसे बोलेंगे, एक बार दोबारा से रिपीट करो, प्लेथोरा, ठीक है। प्लेथोरा का मतलब होता है अमाउंट दैट इज ग्रेटर दैन इज नीडेड और कैन बी यूज्ड, जितना हमें चाहिए और जितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं उससे किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। मुझे भूख लगी थी, एक बहुत अच्छा यहां पे मैं बोलूं क्विंटेसेंस, क्विंटेसेंस अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊं, मतलब सटीक उदाहरण अगर मैं बताऊं, तो हम अपनी नानी के घर जाते हैं छुट्टियों में, और नानी के सामने अगर तुम कह दो कि नानी भूख लगी है, तो नानी इतना सारा खाना बना करके रख देती है, इतना सारा खाना बना करके रख देती है कि इतना तो हम खा भी नहीं सकते और इतने की तो हमें जरूरत भी नहीं थी, बट इतना खाना बना करके रख देती है वो, कि अब मेरे बेटे को भूख लगी है, उसे, या मेरी बेटी को भूख लगी है, उसे खाना खिलाना है। तो क्या होता है, प्लेथोरा, कि इतनी ज्यादा चीज दे देना जितनी हमें चाहिए भी नहीं और जितनी हम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं प्लेथोरा, ठीक है। सो जैसे नानी खाना बना देती है ना कि ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, तैयार रखती है वो कि बस गर्मियों की छुट्टियों में मेरे बच्चे आएंगे तो इन्हें मैं खाना खिलाऊंगी, ये बना करके खिलाऊंगी, तो उसे प्लेथोरा बोलते हैं, क्योंकि हमारा पेट भर जाता है लेकिन नानी खिलाते खिलाते नहीं थकती हैं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, सम कॉफी शॉप्स हैव अ प्लेथोरा ऑफ ड्रिंक्स टू चूज फ्रॉम, सॉरी, while others stick to the basics। वो कह रहे हैं किसी किसी कॉफी शॉप में, अब जैसे हम स्टारबक्स की बात करें, हम अभी बहुत सारे आ गए ना, स्लीपी आउल आ गया है एक नया, नेस्कैफे है, कैफे कॉफी डे है, बरिस्ता है। अब जैसे कॉफी शॉप्स हैं, इन कॉफी शॉप्स में क्या होता है, इन्होंने इतना बड़ा अपना मेन्यू बना रखा है कि उसमें क्या है, प्लेथोरा ऑफ ड्रिंक्स। प्लेथोरा का मतलब है बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत ज्यादा मात्रा में उन्होंने अलग अलग तरीके की कॉफी वहां पे रख रखी है।
इतनी के लोग उतनी पीते भी नहीं है और इतनी के लोग उतनी इस्तेमाल भी नहीं करते, शायद सारी की सारी बिकती भी नहीं होंगी एक दिन में। और लोग जो हैं, लोग वही बेसिक कॉफी पीते हैं, कैपेचिनो, लाटे और एस्प्रेसो वगैरह पीते हैं। तो यहां पर प्लेथोरा का ये मतलब है कि आपने बहुत ही ज्यादा किसी चीज को रख दिया है वहां पर जो कि इस्तेमाल भी नहीं हो पा रही है उतनी, और ना ही उसकी उतनी जरूरत थी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ही फ्रूटफुल लगी होगी, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेशन चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ऐसे अगर तुम इंटरेस्टेड हो और सेशन में, तो मैं बहुत सारे सेशंस लेकर आने के लिए तैयार हूँ। हम एक वोकैबुलरी का सेशन रन कर सकते हैं, साथ ही साथ हम उसको थोड़ा सा ट्विस्ट ऐसे उसमें लेकर आ सकते हैं कि हम उसमें स्पोकन के एलिमेंट्स भी डालेंगे। चल टेंशन मत लो, बहुत से बच्चों ने ग्रामर भी मेरे से रिक्वेस्ट की थी, तो जब हम CUET की तैयारी शुरू करेंगे तब हम ग्रामर का भी जो है पूरा ध्यान रखेंगे और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। यू डोंट वरी, इट्स अप टू मी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम लोग बस सेशंस को एंजॉय करते रहो। और अब मैं तुमसे मिलूंगी अगली क्लास में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय।